स्पेन ऑफ आरबीसी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इज इट? जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप मैम, आप बहुत क्यूट है। अच्छा मैम, एग्जामपुर पर आईफोन में नहीं चल रहा है। एग्जामपुर ऐप, अच्छा जिस बच्चे के पास आईफोन है ना, आपको वेबसाइट से लॉगिन करना पड़ेगा। एग्जामपुल एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन आईफोन में नहीं चलेगा, बट आपको वेबसाइट से लॉगिन करना पड़ेगा। इज इट? राधे राधे सभी को। यूपीएसआई वालों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंतर्गत। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाकर के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है, वेबसाइट से आप चला सकते हो। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल होता है। हमारे शरीर के अंतर्गत 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है श्वेत रक्त कोशिका और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिसको हम कहते हैं बिंबाणु। इन तीनों का जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए, आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 2 से 5 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का कितना होता है 7 दिन का। यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो बिंबाणु होती है, प्लेटलेट्स होती है, 1 सप्ताह तक ये जीवित रहती हैं। चलिए, तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर आंसर है आपका 120 दिन। आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का। इट इज ऑफ द 120 डेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? आपको बतानी है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। क्या पूछा गया है आपसे? अदिश राशि पूछा गया है। अदिश राशि हम किसे कहते हैं? जिसमें हमें केवल क्या चाहिए? जिसमें हमें केवल और केवल मापन चाहिए, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा हमें चाहिए ही नहीं, वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। वेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सदिश, बल भी सदिश है, कोणीय गति भी सदिश होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत स्थितिक क्षमता जिसको हम कहते हैं। विद्युत स्थितिक क्षमता, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये किस तरीके की क्वांटिटी है? हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिएगा? हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सांख्यिकी चाहिएगी। सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि वी ओनली नीड द मापन। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मापन की जरूरत होगी, हमें यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। जिंदा अब भी आप कहो कि जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू आंखों से आपके, कभी किस्मत को मजबूर होकर आपको हंसाना पड़े। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, बहुत प्यारी लाइनें हैं वॉरियर्स, बहुत प्यारी लाइन है आपकी। बहुत खूब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है। हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि देखो वैसे तो कौन सी होती है? पीनियल होती है। और आंसर भी क्या होगा? तो आंसर भी आपका पीनियल ही है। तो आंसर क्या है? आंसर है पीनियल, ऑप्शन नंबर ए। पीनियल जो होती है, ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहुत छोटी सी मटर के दाने के बराबर की ये होती है। साइज होता है 0.7 माइक्रोन मीटर के आसपास, मतलब 0.7 नहीं, सॉरी, 7 माइक्रोन मीटर के आसपास का साइज होता है। बहुत छोटी सी होती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। ये है हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं। अब इस पीनियल ग्रंथि को किस किस नामों से जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए ये जो पीनियल ग्रंथि है, इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले इस ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है सरकार? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? इसको हम जानते हैं जैविक घड़ी के नाम से। बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर हम इसको जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी के साथ-साथ इसी को कहा जाता है तीसरी आंख, जिसे थर्ड आई ऑफ मैमल्स, महादेव की जो तीसरी आंख है। इंट्यूशंस पहले ही आ जाते हैं। थर्ड आई ऑफ मैमल्स कहा जाता है इसको। थर्ड आई ऑफ मैमल्स हम कहते हैं। स्तनधारियों की ये तीसरी आंख कहलाती है। स्तनधारियों की तीसरी आंख, क्योंकि पहले इंट्यूशंस आ जाते हैं। स्तनधारियों की तीसरी आंख हम इसको कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है सरकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चींटियों के अंतर्गत जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी अगर हमारे हाथों में कहीं पर भी शरीर पे काटे तो बड़ी झंझनाहट फील होती है, और वहीं पे ऐसे फोड़ा सा बन जाता है, स्किन पे ना ऐसे पैचेस बन जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या है इसके डंक में? क्या ऐसा है, कौन सा जहर है जो हमारे स्किन में घुसा देती है? आपको पता है हमारी हमारी स्किन के अंदर हमारा जो रक्त है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि कैसा है? स्लाइटली बेसिक है। इसको तो भैया हल्के क्षारीय प्रवृत्ति में रहना था, परंतु इसने क्या किया? इसने हमारे रक्त के अंदर एक एसिड छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड, जिसको मिथेनोइक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। तो लाल चींटी के डंक में या तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा होगा? मिथेनोइक अम्ल दे रखा होगा। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल की अगर हम बात करते हैं, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी अम्ल को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसको हम फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल का नाम भी देते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है? ये होता है नींबू के अंदर, आंवले के अंदर, खट्टे फलों के अंदर। सबसे ज्यादा होता है ये आंवले के अंदर। आंवला, आंवले के साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसमें होता है? आंवला। आंवले के साथ साथ ये किसके अंदर होता है? ये पाया जाता है नींबू के अंतर्गत। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टमाटर में होता है, हरी सब्जियों में होता है। जितने भी हरे शाक होते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, साग, जो भी आप हरी सब्जियां खाते हैं, सबके अंदर मिलता है।
और एसिटिक एसिड किसमें होता है सरकार? एसिटिक एसिड होता है सिरके के अंदर। आज बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? कोई दूसरी क्लास चल रही है क्या? बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक क्लास में नहीं आए? राधे राधे, राधे राधे सभी को राधे राधे। चलेगा, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? ये है माइक्रोवेव ओवन। नाम ही क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन। कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है ओवन के अंतर्गत, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। क्या बताऊं, मेरे पैसे खत्म हो गए। कौन से पैसे खत्म हो गए? मैं विवेक सर की क्लास चल रही है। ओके, विवेक सर की क्लास चल रही है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? तो ओवन के अंदर किसका होता है? माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है ओवन के अंतर्गत। आपको पता है ये खाना पकाने का बहुत अच्छा तरीका है। खाना पकाने के लिए बहुत सारी मतलब आप बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि रेडिएशन है तो हमारे लिए हार्मफुल होगी। ये तेल में खाना पकाने से ज्यादा ये तरीका अच्छा है खाने के लिए, खाने को गर्म करने के लिए, खाने को पकाने के लिए। अगला प्रश्न इसके पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं आज मेरे गले को क्या हो रहा है भाई। कॉलेज में तो ठीक था, अब आने के बाद मेरे गले को धीरे धीरे गले को ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का अवशेषी अंग है? आपको हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग बताना है कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग होता है। हमारा लिवर होता है, यकृत होता है, हृदय होता है, अपेंडिक्स होता है या फिर अग्नाशय होता है। देखो, आप देख रहे हो बड़ी आंत से एक छोटा सा प्यारा सा ऑर्गन ये लटका हुआ है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये जो अपेंडिक्स है, एक्चुअल में इसके अंदर पाया जाता है एक एंजाइम डायस्टेस, जिसका काम होता है सेल्यूलोज का पाचन। अपेंडिक्स के दो काम होते हैं, एक तो सेल्यूलोज का पाचन। देखो कौन कौन से काम है। एक तो हमारे शरीर के अंदर ये क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज का पाचन का काम होता है, बट हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होता, कोई काम नहीं है इसका हमारे शरीर के अंदर। ये वेस्टिजियल है, अवशेषी अंग है। ये शरीर में ना भी हो तो भी कोई काम चल जाएगा। तो कभी कभी कैसा कभी कभी होता है इन्फेक्शन। अगर इस अपेंडिक्स के अंदर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अपेंडिक्स प्रभावित हो जाए, इसके अंदर किसी तरीके का संक्रमण फैल जाता है, सूजन आ जाती है, दर्दनाक सूजन होती है, ऐसे समय पे डॉक्टर क्या करते हैं? इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके सर्जरी करके शरीर से काट के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, बाहर तो फेंक दिया तो मैडम दिक्कत होती है। नॉर्मली जो सारी क्रियाएं हैं हमारे शरीर की वो चलती रहेंगी, बट जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। ऐसे लोगों को फिर उनकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पाचन संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाई ये जो अपेंडिक्स है, इट इज अ होम ऑफ गुड बैक्टीरिया। इसके अंदर बहुत सारे लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं, जिनको हम गट फ्लोरा भी कहते हैं। जिनको क्या कहा जाता है? जिनको गट फ्लोरा भी कहा जाता है। गट फ्लोरा के नाम से हम जानते हैं लाभकारी जीवाणु। ये वही जीवाणु होते हैं जो पाचन प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म को, उपापचय अभिक्रियाओं का नियंत्रित करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में अब अवशिष्ट अंगों की बात आती है। हमारे शरीर के अंतर्गत अवशिष्ट अंग में चार चीजें आपको याद रखनी है। अवशिष्ट भाग या फिर अवशिष्ट अंग हमारे शरीर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे अवशिष्ट अंग पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा? अवशिष्ट हड्डी पूछी जा रही है तो कौन सी होगी? अवशिष्ट, ध्यान रखना, वेस्टिजियल। अगर आपसे वेस्टिजियल ऑर्गन पूछा जाए, एक हड्डी पूछा जाता है। तीसरा, हमारे शरीर में कौन सा वेस्टिजियल दांत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, तो ये तो होता है अपेंडिक्स। याद रखनी है तीनों चीजें। और हड्डी कौन सी होती है? पूंछ की हड्डी। ये देख पा रहे हो, ये वाली जो हड्डी होती है, चार बोन, चार वर्टिब्री होती है इसके अंदर, जिसको हम कोएक्स के नाम से जानते हैं। तो पूंछ की हड्डी जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, कोएक्स इसका नाम होता है। तो जो पूंछ की हड्डी है, आज के जमाने पे हमारी पूंछ नहीं है, हमारे पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी, या है अभी भी किसी की पूंछ? देखिए किसी ने कि भाई मैम मेरी तो पूंछ है ना, पैंट में एक अलग से वो सेगमेंट बनवाना पड़ेगा कि इसमें से पूंछ निकल के बाहर जाएगी हनुमान जी की तरह। है किसी की पूंछ? बताइएगा। राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे सरकार, राधे राधे। चलिए बढ़े आगे। नाउ, तो ऐसा है किसी की पूछ, बताना। तो पूछ तो है नहीं, विलुप्त हो चुकी है। अगर किसी इक्के दुक्के की हो तो भाई एक्सेप्शन होगा, अपने को छिपा के रखना, बताना मत। ठीक है जी। तो ये है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोएक्स के नाम से जानते हैं। चार वर्टिब्री होती है इसके अंदर। ठीक है सरकार, ये है पूंछ की हड्डी, वेस्टिजियल बोन, जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट हड्डी के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट दांत कौन से होते हैं? तो ये होते हैं विजडम टूथ। विजडम टूथ जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी कि जो उथल दाढ़ है। उथल दाढ़ का कोई काम नहीं है, आती कब है? 22 से 24 वर्ष की आयु के बाद जाकर के आती है। 22-24 तक हमने कुछ खाना पीना नहीं खाया, हमने अखरोट नहीं खाए, बादाम नहीं खाए, क्या काटा पीटा नहीं, सब कुछ तो हमने कर लिया। तो भाई ये तीन आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि भैया कौन सा अवशेषी अंग है, हड्डी अवशेषी कौन सी होती है, दांत अवशेषी कौन से होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और आपको पता है हमारे शरीर पे जो स्किन हेयर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द वेस्टिजियल पार्ट। वो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्टिजियल पार्ट है, बालों का कोई काम नहीं हमारे शरीर में है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त भी होते जा रहे बॉडी हेयर्स। चलिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी जो खोपड़ियां है, ये जो करोटी है रे बाबा, इस करोटी में कितनी हड्डी है? आपकी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डी है? बताएंगे कितनी हड्डी लेकर के आप पैदा हुए हैं? खोपड़ी, स्कल की अगर हम बात करें, हमारे स्कल में कितनी है? 20 है, 35 है, 29 है, 30 है। तो हमारी खोपड़ी में होती है सरकार 29 बोन्स। ठीक है। इन
29 में से 8 होती हैं जिनको हम क्रेनियल बोन्स के नाम से जानते हैं। क्रेनियल बोन्स कहा जाता है कपालीय अस्थि। 8 होती हैं जिनको हम कपालीय अस्थि के नाम से जानते हैं, कपालीय अस्थि। 29 में से 14 होती है चेहरे की हड्डी, फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी, फेशियल बोन्स। 6 होती है हमारे कान में, 3 एक कान में, 3 एक कान में, कान की हड्डी। ठीक है, इसके अलावा एक बची और वो कौन-सी होती है? गले में यहाँ पर सी शेप की एक हड्डी पाई जाती है जिसको हायोइड कहा जाता है। ठीक है, इंसान फांसी लगाता है तो यही हड्डी टूटती है, इसी पे प्रेशर पड़ता है। तो ये कहाँ पर होती है? ये है हमारी हायोइड की अगर हम बात करते हैं। इज़ इट? दिस इज़ एक्चुअली द हायोइड बोन। ठीक है? चलिए, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा देयर विल बी 29 बोन्स। कितनी हड्डियाँ हैं? 29 बोन्स हैं। ठीक है सरकार? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमारे जो कान है, मैम ये पीडीएफ कैसे मिलेगा प्लीज बताइए? पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में 30 होती है। एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी ओवरऑल कितनी होती है? दोनों हाथों के अंतर्गत आपकी 30-30 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी होगी सरकार? 30-30 हड्डियां होती हैं हाथों के अंदर, एक में 30 और दूसरे में 30। ठीक है, कहां से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली कौन सी आती है? रेडियस। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट तो हमारे हाथ में कितनी होती है? 30 हड्डियां होती है। अगले प्रश्न की तरफ। मानव के मनुष्य के जो कान होते हैं, उस आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। वो कौन सी आवृत्ति की ध्वनि है जिसको सुना जा सकता है? इधर बताइएगा। मानव की कान की आवृत्ति में कौन सी मतलब किस आवृत्ति को हम सुन सकते हैं या है? कौन सी आवृत्ति है जिसको सुना जा सकता है? 20 से नीचे की 20 से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। देखो आपको पता है 20 से नीचे बिलो 20,000 इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। इनको हम जानते हैं इंफ्रासोनिक के नाम से। इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इंफ्रासोनिक का मतलब क्या है? अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। अवश्रव्य भी कहा जाता है, अपश्रव्य लिखा हो या फिर अवश्रव्य लिखा हो। 20 से जो 20,000 होती हैं, ये कौन-सी होती है? ये होती है ये है आपके श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसको कहा जाता है आपका ऑडिबल साउंड। इसको हम ऑडिबल साउंड के नाम से जानते हैं, ऑडिबल साउंड इसको कहते हैं। इसके बाद 60 से ऊपर छोड़ो 20,000 से ऊपर की जितनी भी होती हैं, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक। इनको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इनको कहा जाता है सुपर अल्ट्रासोनिक की अगर हम बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक यानी कि इनको हम प्राश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। प्राश्रव्य तरंग ये कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। इंफ्रासोनिक को कौन-कौन सुन सकता है? जैसे अगर हम बात करते हैं इंफ्रासोनिक को महसूस कौन कर सकता है? तो इनको सांप महसूस कर सकते हैं, स्नेक महसूस करते हैं, रेप्टाइल्स महसूस कर सकते हैं इनको, हाथी महसूस कर सकते हैं इनको। जो आपकी अल्ट्रासोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक को कौन महसूस कर सकता है? डॉल्फिन महसूस कर सकती है, इसको डॉग महसूस कर सकते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इस तरीके के जानवर जो होते हैं इसको महसूस कर सकते हैं। तो आपकी जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है? 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका ये सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, जो अवतल लेंस होते हैं वो हमेशा कैसी छवि बनाते हैं? देखो कॉनकेव, कानकेव, ठीक है, कॉनकेव को कैसे याद रखोगे? कानकेव, यानी कि किसकी बात हो रहा है? अवतल, अवतल होता है कान की तरह। तो अवतल अवतल जो लेंस होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? कान की तरह का है, अवतल है, तो ये क्या कर रहा है? देख रहे हो आप कॉनकेव की अगर हम बात करते हैं कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके डाइवर्जिंग नेचर के। डाइवर्जिंग नेचर के अगर है तो कैसी इमेज बनाएँगे? तो भाई ये बनाएँगे आपके सबसे पहले अगर साइज़ में छोटी बनाते हैं, ठीक है? कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, डाइवर्जिंग के नहीं होते, कन्वर्जिंग होते हैं तभी छोटी इमेज बनाएँगे। एक तो छोटी बिंब बनाते हैं आकार में, छोटी बनाने के साथ-साथ ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपकी सिंपली अगर हम बात करते हैं दे फॉर्म द रियल एंड अगर हम बात करते हैं रियल एंड इन्वर्टेड तो आपके बनाएँगे तो ये बनाएँगे आपकी इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनाएँगे। यानी कि इरेक्ट का बड़ा भाई होता है वर्चुअल तो कैसे सीधी, आभासी और छोटी यानी कि तीनों बना लेंगे ये। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तीनों बनाएँगे। कॉन्केव कैसी मतलब जो आपके अगर हम किसकी बात करें कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बिल्कुल अगर उत्तल लेंस की बात की जाए उत्तल लेंस, तो जो उत्तल लेंस होते हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट बनाएँगे, यानी कि आकार में बड़ी बिंब बनाएँगे। बड़ी के साथ-साथ ये कैसी बनाते हैं? ये वास्तविक बनाते हैं। वास्तविक के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, वास्तविक यानी कि रियल और रियल के साथ-साथ ये कैसी बनाते हैं? इन्वर्टेड बनाते हैं, उल्टी बनाते हैं। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बिंब ये बनाते हैं। तो ये 3 तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रतिलेखन का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से क्या बनाना? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया। डीएनए के अंदर 2 सिरे होते हैं। सरकार एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने देखा कि भाई ऐसा है अगर मैं डीएनए के एक सिरे को पकड़ के खोल दूं तो मैं डीएनए से 2 अलग-अलग आरएनए बना सकता हूं। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसको हम जानते हैं
आरएनए बनाने की ये प्रक्रिया है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए ट्रांसक्रिप्शन दिया किसके द्वारा गया है, तो ये प्रक्रिया दी गई है वैज्ञानिक है जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, वॉटसन एंड क्रिक के नाम से जानते हैं, वॉटसन एंड क्रिक। इज इट? चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बताओ अंगूर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? अगर हम अंगूर की बात कर रहे हैं, अंगूर के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, फटाफट बताइएगा। ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक, टार्टरिक, या फिर अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, फटाफट से आंसर करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। अंगूर, देखो अंगूर कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर मीठे होते हैं? अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। खट्टे मीठे का मतलब कौन सा एसिड होगा? खट्टे मीठे का मतलब है इसके अंतर्गत होगा आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। बताइए, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, कोई था तो मेरे को जाना पड़ा। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? आयोडीन कौन सी ग्रंथि को चाहिए? बताइएगा, आयोडीन हमारी कौन सी ग्रंथि को चाहिए? आयोडीन हाइपोथैलेमस को चाहिए, अग्नाशय को चाहिए, थाइमस को चाहिए, या फिर थायराइड ग्रंथि को चाहिए? तो आपको पता है हमारी गली के अंतर्गत एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? जिस ग्रंथि को हम जानते हैं थायराइड ग्रंथि के नाम से। थायराइड ग्रंथि इसको हम कहते हैं। बच्चा ये ऐसी ग्लैंड होती है, ऐसी ग्रंथि होती है। हाँ जी सर। चलिए, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्स द आयोडीन, तो कौन सी ग्लैंड को चाहिए? ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये एक्चुअल में एक हार्मोन का स्रावन करती है। जिस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं थायरोक्सिन नाम की हार्मोन। थायरोक्सिन के नाम से। थायरोक्सिन एक्चुअल में T3 प्लस T4 से मिलकर के बना होता है। T3 का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोक्सिन की अगर हम बात करें। और सरकार T4 का मतलब क्या है? T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। टेट्रा आइडोथायरोक्सिन के नाम से हम इसको जानते हैं। T3 और T4, ठीक है सरकार। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको जरूरत है आयोडीन की? तो आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्रंथि को। अगर यहीं पर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग हो जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं घेंगे रोग के नाम से। बताना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर के अंतर्गत आयोडीन की कमी हो जाए तो सरकार आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहां से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं गोइटर, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? घेंगा रोग कहा जाता है। क्लियर है सरकार? चलिएगा, मैम जी मेरे एएलसी पेयर का ऑपरेशन हुआ है, 2 मंथ हो गए हैं, तो है अब कब तक ठीक होगा, कुछ बता दीजिएगा। कब तक ठीक लगेगा? ये डिपेंड करेगा आपकी रिकवरी पर, आप कितना जल्दी रिकवर कर पा रहे हो। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। कंप्लीटली आपकी रिकवरी पर, ये पर्सनल रिकवरी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत लोग बहुत जल्द थोड़ा कम समय लेते हैं, 3 से 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। बहुत लोग 6 महीने, किसी को 7-8 महीने लग जाते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स द्वारा तैयार किया गया पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकार। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स की अगर हम बात करते हैं, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला एंटीबायोटिक आपको बताना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन था। सर्दी जुकाम अगर खांसी थोड़ी बहुत होती है तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, या फिर अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन होता है। एरिथ्रोमाइसिन सबसे अच्छी टेबलेट होती है अगर आपको गला दुख रहा है, कफ है, तो ऐसी कंडीशन में हल्का सा फीवर है आपको, तो आप एरिथ्रोमाइसिन ले सकते हो। ये बहुत अच्छी टेबलेट है, गले में तुरंत राहत देती है, तुरंत। ठीक है, एलर्जी से ये तुरंत बता लेगी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है इसकी ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज की गई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के द्वारा। और इसकी खोज इन्होंने कहां से की थी? इसकी खोज की गई थी एक कवक से, यानी कि इसको खोजा गया था एक कवक, यानी कि अगर मैं फंगस की बात कर रही हूँ, फंगस से खोजा गया था। कौन सी फंगस थी? फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम की अगर हम बात करते हैं, नोटाटम नामक एक फंगस है, कवक है, जिससे बनाई गई थी पेनिसिलिन। उसी के नाम पे इसको नाम क्या दिया गया था? पेनिसिलिन नाम इसको दिया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है मैम? भाई साइंस चल रहा है, साइंस चल रहा है, साइंस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चमगादड़ या डॉल्फिन शिकारी को पकड़ने के लिए, अपने शिकारियों को पकड़ने के लिए किस घटना का इस्तेमाल करती है? ये ध्वनि के रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, टीआईआर, या फिर ध्वनि के स्कैटरिंग ऑफ द साउंड। उस प्रक्रिया पर ये काम करती है। तो यहां पर ये काम किस पे होगा? दिस विल बी ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड, या फिर किस पर काम करती है अगर हम बात करते हैं? चलो ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है? इको। ये किस पर काम करती है? ये इकोलेशन पर काम करती है। इकोलेशन की अगर हम बात करें, प्रतिध्वनि पर काम करती है ये, प्रतिध्वनि। एंड व्हाट इज इको? इको इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। इट्स नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ये रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ध्वनि का अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन है, प्रावर्तन है। ध्वनि के प्रावर्तन पर रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो क्या करती है? दीवार से टकरा करके वापस जो साउंड आती है उसी से पता लगा लेती है कि भैया कितनी दूरी पर दुश्मन है, कितनी दूरी पर खतरा है, कहां से आपको अपने शिकार को पकड़ना है। तो ये कंप्लीटली किस पर? ये ध्वनि के प्रावर्तन पर काम करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। थर्मोमीटर के बल्ब में क्या भरा होता है? ये जो थर्मोमीटर का बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन ऐसे लिक्विड आपको चलता हुआ दिखाई देता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या भरा होता है इसके अंदर? इसके अंतर्गत एक धातु को भरा जाता है। एक ऐसी धातु जो कि रूम तापमान पर, यानी कि अगर हम सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पर ये जो धातु है हमें किस रूप में मिलती है? ये हमें द्रव की अवस्था में प्राप्त होती है। द्रव की अवस्था में प्राप्त होती है। दूसरा रीजन क्या है इसका, क्यों इसको भरा जाता है इसके अंतर्गत? इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका निम्न गलनांक है। निम्न गलनांक होने के कारण ये बहुत आसानी से क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है और एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। इसके पास एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सपेंड करती है, यानी कि इसके अंतर्गत फैलाव होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे ये क्या करेगी? वैसे वैसे ये फैलनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर फैलाव होना शुरू हो जाता है, ये एक्सपेंड करनी शुरू करती है। इसीलिए मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ। अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बाय मैम। ओके चलेगा। अनु कौन है जी? अनु पासवान। अनु पासवान जी, बच्चा जी। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कतई बिल्कुल, मतलब ये मान लो कि आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जल के 12 अणुओं के साथ मिलते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, इसकी क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जिसको हम हरित रंजक कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है सरकार, कुल मिलाकर के बैलेंसिंग की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, इसका अवशोषण करेगा और इसको बाहर छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं हमारे वातावरण के अंतर्गत। तो कौन करेंगे सरकार? भाई जिसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल किसके पास है? हरे पादपों के पास। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हरे पौधे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं। यही वो ग्रीन प्लांट्स है जो कि हमारे एनवायरमेंट के अंतर्गत, जो कि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, क्योंकि पीछे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जिनके माध्यम से पौधे सांस लेते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है, छोटे छोटे उद्घाटन जिनके माध्यम से पौधे सांस लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के पीछे ऐसे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो छिद्र होते हैं इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा पोर्स हम कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है सरकार? स्टोमेटा कहा जाता है। इसको हम जानते हैं रंध्र के नाम से। तो रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा, पत्तियों के पीछे पाए जाने वाले क्षेत्र, जिसके माध्यम से दो कार्य करते हैं पौधे। कौन कौन से दो कार्य होते हैं स्टोमेटा के माध्यम से? सबसे पहले एक तो पौधे इसी के माध्यम से सांस लेते हैं। सांस लेने के साथ साथ दूसरा काम क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के अंतर्गत जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो भी इन्हीं छिद्र के माध्यम से होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। इज इट? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यस, देखो ये है पत्ते के पीछे के छोटे छोटे से छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। रंध्र, या फिर इनको क्या कहा जाता है सरकार? इनको कहा जाता है स्टोमेटा। इज इट? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के बिना तरल से गैस के बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये क्या पूछा है इसने? दिस इज कॉल्ड द हीट
रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है विदाउट अ टेम्परेचर चेंज, इट इज कॉल्ड एट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है ऊष्मा के गुप्त वाष्पीकरण। ठीक है, गुप्त वाष्पीकरण के नाम से हम इसको जानते हैं, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए बिल्कुल, जय हिंद जय माता दी। चलिए, आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो, लिक्विड से तब गैस में कन्वर्ट करना है, द्रव से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना है। इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो गुप्त ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? जो लेटेंट हीट है उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। दंत चिकित्सक को देखने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं दंत चिकित्सक? सबसे पहले तो ये इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं ये बड़ी बिंब बनाते हैं, लेंस छोटी बनाते हैं। और जो, देखो ध्यान रखना, अवतल लेंस ने छोटी बनाई थी बट अवतल दर्पण बड़ी बनाएगा, बिल्कुल अपोजिट चलेगा। तो ये कैसी इमेज बनाता है? एनलार्ज इमेज बनाता है, दांतों की बढ़ी हुई आकृति, बढ़ी हुई छवि ये बनाता है, जिसके कारण से किसका इस्तेमाल किया जाता है? डेंटिस्ट के द्वारा कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरकार आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार प्रदूषक की पहचान करो। ऐसा प्रदूषक आपको बताना है जो कि O3 लेयर, O3 क्या है? ओजोन परत, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रहा है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी आपने ये पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी आप इसे पढ़ते हैं। तो आंसर क्या है आपका? दैट इज सीएफसी। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है सरकार? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इज इट? हाँ जी, शाम का टाइम चेंज हो गया है, शाम का टाइम चेंज हो गया। पहले क्लास हमारी होती थी पहले होती थी हमारी डेली क्लास 8 बजे, अब 5 बजे होगी। सीएफसी की फुल फॉर्म बता दो। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से हम इसको जानते हैं, सीएफसी। अच्छा, इसको रिप्लेस किया गया है एचएफसीज के द्वारा। एचएफसीज की भी फुल फॉर्म बता दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएफसीज? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे नॉन स्टिक बर्तनों पर लेपित किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन, ये जो इस तरीके के हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, कुकर होते हैं, तो नॉन स्टिक वेयर, कढ़ाइयाँ, फ्राईदान, चायदान, ये सब जो होते हैं, इनके ऊपर कोटिंग होती है एक पॉलीमर की, एक बहुलक की, ताकि खाना इसमें ना चिपके। ना कि भैया तेल की कमी कर रहे हो, तेल की कमी कर रहे हो, बट कितनी नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर को दे रहे हो आप। एक बार तब हम इन बर्तनों में खाना पकाते हैं, कितने नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहे हैं जो कैंसर का कारण है। भाई उससे अच्छा तो तेल था हमारे लिए, तुमने तो जहर दे दिया हमें, तुमने तो कैंसर की बीमारी दे दी कि भैया लोग जिंदा ही ना रहे। कम से कम तेल पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता तो किसी जमाने तक 60 70 80 तक तो जिंदा रह जाते। तुम तो 40 50 भी नहीं पकड़ने दे रहे। तो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो कोटिंग किसकी होती है सरकार? दिस इज ऑफ द टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? टेफ्लॉन की फुल फॉर्म होती है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेफ्लॉन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के नाम से हम इसको जानते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है सरकार, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पदार्थों के निम्नलिखित सेट में से किसके अंतर्गत क्षार पाया जाता है? किसके अंतर्गत क्षार होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका अंगूर के अंदर, दूसरा बी ऑप्शन है आपका साबुन के अंदर, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के दूध के अंदर होता है। सी ऑप्शन है सिरके के अंदर है, साबुन के अंदर है। और चौथा क्या कह रहा है? दही और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर होता है। क्षार आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता है साबुन किससे बने होते हैं? साबुन को बनाने के लिए सारे क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH का होल ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के अंदर ही क्षार है, तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, सोप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि साबुन और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इन दोनों के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सफेद रोशनी को अलग अलग रंगों में बांटने के लिए किया जाता है? सॉरी, सफेद रंग को अलग अलग 7 मल्टीपल कलर्स में टूटता है, स्कैटरिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ग्लास स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में तब आप गए हो। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस या फिर प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? ये है प्रिज्म। उससे सफेद रंग का प्रकाश टकराता है तो इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटरिंग होगी प्रकाश की। लाइट 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स कलर्स में ये ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस समय पर बारिश आती है, बारिश के तुरंत बाद तब सूरज निकलता है, बारिश के तुरंत बाद सूरज निकलता है तो आसमान में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है।
तो बिल्कुल खुले आसमान में जहां पर धूल की कणी नहीं बची है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म की तरह ही काम करती है, जो सूर्य से आने वाले सफेद रंग के प्रकाश को 7 कंपोनेंट्स कलर अपने 7 घटक रंगों में तोड़ देती है। जिन रंगों को हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। तो विबग्योर में तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रिज्म की। और नेचर में तब इंद्रधनुष बनता है उस समय पर पानी की जो बूंदें होती है वो एक प्रिज्म की तरह ही कार्य करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए। मैम काला रंग क्यों काला दिखता है बताओ? बेटा काला रंग इसलिए काला दिखता है क्योंकि वो काले रंग का प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ रहा होता है। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से वो काले रंग का हो रहा है। मैम ये क्लास रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ जी बच्चे क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है जी। मैम एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट होंगे? एप्लीकेशन की प्रैक्टिस सेट आपका जो बैच है, ओके एप्लीकेशन वाला जो बैच है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन पे आपके प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट होगा? प्रैक्टिस देखो ये शुरू होगा आपका 9th ऑफ फेब से। ये है आपका एप्लीकेशन वाला प्रैक्टिस बैच, करो या मरो बैच। इस करो या मरो बैच के अंतर्गत 9 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। मात्र 1 रुपए में आप इस बैच में जाकर के एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें आपको कंप्लीटली पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए अब आओ। नीचे दिए गए भागों के बीच पिस्टल का एक हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पिस्टल का भाग नहीं है? नहीं हिमांशु ठाकुर जी, ये क्लास लाइव नहीं है। ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव नहीं है ये। इज इट? मैम आपको मायोपिया है क्या? भाई अरे यार आंखें सही सलामत है मेरी, कहा है तुम मायोपिया करवा रहे हो? ठीक है। मुझे काहे मायोपिया करवा रहे हो भाई तुम? ये बताओ। मेरे को मायोपिया हो गया, तुम्हें यहाँ पढ़ाएगा कौन? ये बताओ। जो नीचे दिए गए भागों में से पिस्टल का एक हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है पिस्टल का हिस्सा? तो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन आपका स्टाइल नहीं होता है। ठीक है, वर्तिका। और जी आपका सी क्या कह रहा है कि वर्तिकाग्र, और चौथा क्या कह रहा है आपका ओवरी। देखो ये है पिस्टल। ठीक है। ये है पिस्टल मादा प्रजनन तंत्र पादपों का। इसमें सबसे पहला भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। जिसको कहा जाता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हम इसको कहते हैं, ये सबसे पहला भाग है। ये है इसका दूसरा भाग जिसको हम स्टाइल कहते हैं। बड़ा स्टाइल मारते हैं, सुराई की तरह बड़ा स्टाइल मार रही है। इसको हम कहते हैं वर्तिका। तीसरा ये जो भाग देख पा रहे हो आप, इसको कहा जाता है ओवेरी, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंतर्गत ये छोटी छोटू 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 जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या होते हैं? ये होते हैं ओव्यूल। इनको हम कहते हैं बीजाणु। ये क्या है? ओव्यूल है, जिसको बीजाणु या फिर अंडाणु कहा जाता है। ठीक है। तो जी बचा कौन सा? एक ही तो बचा, फिलामेंट। फिलामेंट किसका है? ये ये तीनों तो है मादा प्रजनन तंत्र, और फिलामेंट किसका? नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो ये है मादा प्रजनन तंत्र। ये है पौधों का मादा प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इसको कहा जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर का मतलब क्या है सरकार? इसको हम जानते हैं पिस्टिल के नाम से। पिस्टिल इसको कहा जाता है। स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत सारे स्त्री केसर के तब समूह मिलते हैं, तो स्त्री केसर के समूहों को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर के समूह को हम कहते हैं एंड्रोशियम, सॉरी क्या कहा जाता है? गाइनोशियम कहा जाता है। गाइनोशियम कहते हैं। बहुत सारे समूह तब मिल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दीजिए। मैम आपके हेयर स्टाइल ओके।